नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। दुनिया में टैरिफ को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। भारत में भी यही स्थिति है। अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सूझा कि जो अमेरिका है उसकी बेहतरी और उसकी आर्थिक स्थिति और उसके युवाओं को रोजगार तभी मिलेगा जब वो दूसरे देशों को आर्थिक रूप से काबू करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए अंधाधुंध तरीके से चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन के देश और भारत पर भी टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम निर्यात करेंगे दूसरे देशों में, मान लीजिए अमेरिका में, हम जो भी दूसरे देश हैं वो अमेरिका में जो कुछ बेचेंगे उस पर एक भारी कर अमेरिका ने लगा दिया है। जवाब में चीन ने, अन्य देशों ने, यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों ने, तमाम ने जवाबी टैरिफ भी लगा दिया है। इसको लेकर अब खींचतान और बवाल मचा है। लेकिन भारत ने क्या कोई टैरिफ लगाया है? अभी तक इसकी सूचना नहीं है। आज हम मंथन में भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि मैं एक खबर पढ़ रहा था कहीं कि टैरिफ लगने के बाद जो झींगा का निर्यात होता था भारत से, जो झींगा 350 से 400 रुपए किलो भेजी जाती थी अमेरिका या विदेशों में, उसकी कीमत गिरकर 70 रुपए किलो हो गई। तो सीधे सीधे तौर पर जो भारत का झींगा उत्पादक किसान है वो मर गया। इसी तरीके से बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जिनकी अच्छी खासी डिमांड अमेरिका और अन्य देशों में है, उनको लेकर भी बहुत संशय की स्थिति है और भारी नुकसान है। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी उसको लेकर वहाँ ट्रंप ने भी यात्रा के दौरान सवाल उठाया कि भारत ने बहुत हैवी बेदर्दी के साथ अमेरिकी उत्पादों पर हैवी टैक्स लगा रखा है। हार्ले डेविडसन कोई क्यों खरीदेगा जब इतना हैवी टैक्स होगा। और बहुत अदब के साथ में मैं भी अब इस पर जवाबी कार्रवाई करूंगा, ऐसा ट्रंप ने कहा था। और उसके बाद से लगातार चीज़ें हो रही हैं। 2-3 दिनों से हाहाकार मचा हुआ था शेयर बाजार का। आज थोड़ी राहत मिली है, बाजार उठा है। इन तमाम परिस्थितियों पर एक जिम्मेदार पत्रकार, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस पर चर्चा बनती है मंथन में। लेकिन क्या विश्व ट्रेड वार की तरफ बढ़ रहा है? पहले आप अगर इतिहास में जाएं तो देखें, जब ट्रेड वार हुआ तो फिर वर्ल्ड वार भी हुआ। तो क्या एक बार फिर ट्रेड वार की जो बुनियाद है वो रखी जा रही है? यही बड़ा सवाल है। ट्रेड वार, तो क्या हम संभावित ट्रेड वार की तरफ बढ़ रहे हैं? दुनिया ट्रेड वार की तरफ बढ़ रही है और भारत पर क्या असर पड़ रहा है, पड़ेगा, क्या नफ़ा नुकसान होगा, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत के नुकसान के बारे में मुख्यधारा के मीडिया में कोई बातचीत हो नहीं रही है। मुख्यधारा के मीडिया के अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी चर्चा के विषय हैं। उसमें संभल है, बर्क हैं, औरंगजेब तो अब खैर संघ की वजह से थोड़ा पीछे चला गया है। इसी तरीके के मुद्दे अब हैं। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यधारा के मीडिया में इस पर बहुत विमर्श और चर्चा है। तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हम इस मसले को रख रहे हैं दर्शकों के सामने। बाकी फैसला दर्शकों का है। इस पूरे प्रकरण पर जो रिएक्शंस आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया है और उसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा है। के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला।
पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सबका फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो यह तबाह कर देगा, जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। थोड़ा सा समझिए इस बात को। अब जैसे आप दवाई ले लीजिए, हमारे यहां से दवाइयां बनकर अमेरिका जाती हैं। ये दवाएं अब वहां महंगी मिलेंगी क्योंकि 26% टैरिफ लगेगा इन पर। महंगी दवा की वजह से अमेरिका में इसकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो भारत की जो कंपनी उस दवाई को बना रही है उसको घाटा होगा, उसका प्रोडक्शन घटेगा। जितना घाटा होगा, जितना प्रोडक्शन घटेगा, उतने लोगों को वो नौकरियों से निकालेगा, मतलब नौकरियां नष्ट होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी बढ़ती दिखेगी क्योंकि अब हम लोग टैरिफ का जिस समय अवलोकन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में वो टैरिफ हमें हिट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉडरेट इफेक्ट होगा, ऐसा इनिशियली तो हमको लग रहा है, इसलिए मार्केट धीरे धीरे सुधर रहा है। इस देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक अश्वनी राणा ने भी इस मसले पर विचार रखे कि किस तरह की स्थितियां हमारे देश में आर्थिक स्थितियों पर कैसे फर्क पड़ेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर कैसे फर्क पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। 10 साल पहले अप्रैल 2015 में मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी और उसका मकसद था स्टार्टअप हो, छोटे लघु उद्योग हो, छोटे काम करने वाले हो, रेहड़ी पटरी या कोई भी जो छोटा अपना व्यवसाय करना चाहता हो, उसको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट बैंक से मिले और बिना किसी गारंटी के मिले, ऐसी योजना शुरू की गई। और उसमें 50,000 रुपये का एक लोन था, फिर 50,000 से लेकर 5 लाख, 5 लाख से लेकर 10 लाख, 3 श्रेणियां थी, शिशु, किशोर और तरुण। जो कि 10 लाख वाला अभी सरकार ने उसको 20 लाख रुपए तक कर दिया। इन 10 सालों में लगभग 52 करोड़ जो है लोन जो है वो दिए गए हैं और उसकी अगर राशि, उसका वॉल्यूम देखा जाए तो 33 लाख करोड़ का लोन जो है 52 करोड़ लोगों को बैंकों ने दिया है, जिसके कारण से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। रोजगार की जगह स्वरोजगार की जो संकल्पना थी सरकार की, वो इस 10 सालों में इस मुद्रा लोन के कारण पूरी हुई है। इसमें सरकार का फाइनेंशियल असिस्टेंट है, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, आपके आरआरबीज हो या एनबीएफसी हो, इन सभी द्वारा इस योजना को युद्ध स्तर पर लागू किया गया और लोगों को इसके द्वारा बहुत बड़ी, यानी 52 करोड़ लोगों को अगर इसका लाभ हुआ है तो हम सोच सकते हैं, और उसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो चाहे वो छोटे व्यापार के लिए हो, वर्किंग कैपिटल के लिए हो, टर्म लोन के लिए हो, किसी प्रकार का भी लोन हो, वो बैंकों द्वारा दिया गया और उसका जो है लाभ 10 साल में इतने। तो कुल मिलाकर मुद्रा लोन की बात कर रहे थे अश्वनी राणा कि किस तरीके से है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है, मुद्रा लोन की वजह से परिस्थितियां अच्छी हुई हैं, उद्योगों की स्वरोजगार की तरफ लोग बढ़े हैं। तो क्या जो टैरिफ, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि टैरिफ लगने से नौकरियां नष्ट होंगी भारत में, अमेरिका के टैरिफ लगाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट और दिल्ली के नेता खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। सुमति यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं और आर्थिक विश्लेषक के तौर पर अश्वनी राणा
भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। हमारे साथ खेमचंद शर्मा और अश्वनी राणा इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बाकी लोग जल्दी ही कनेक्ट होंगे। तो सीधे इस चर्चा की शुरुआत आर्थिक विश्लेषक अश्वनी राणा से। अश्वनी जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। टैरिफ को लेकर बड़ा हाहाकार मचा है और स्टॉक मार्केट 2-3 दिन तो बहुत उथल पुथल बवाल चलता रहा, लेकिन आज स्थितियाँ कुछ सुखद दिख रही हैं, अच्छा दिख रहा है। टैरिफ को लेकर बहुत सारी आशंकाएँ हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हम कुछ उत्पादन करेंगे, जब उस पर 26% टैक्स अमेरिका में लग जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड कम होंगी। डिमांड कम होगी तो यहाँ से सप्लाई कम करनी पड़ेगी, सप्लाई कम होगी तो इसे बनाने वाले लोगों की कम जरूरत पड़ेगी, तो नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे व्यापारियों को घाटा होगा। इस तरीके की पूरी स्थितियां हैं। मैं अभी एक मीडिया रिपोर्ट ही देख रहा था कि जो भारत में झींगा का निर्यात होता है भारत से अमेरिका और अन्य जगह, उसके जो ये टैरिफ है उसके कारण ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है कि जो झींगा 350 से 400 रुपये किलो जा रहा था वो 75-80 रुपये आ गया। तो भारत में किस तरीके से टैरिफ का असर आप देखेंगे और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर इस टैरिफ को लेके बहुत, जिसे कहना है कि एक उसके ऊपर इस प्रकार का हुआ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें तो लगभग 60 से ज्यादा देशों पर यूएस ने टैरिफ लगाया और उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे देश हैं जिसपे हमारे से ज्यादा टैरिफ है। अब लोग ये कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि भाई वहां पर ये सामान महंगा हो। निश्चित रूप से सामान महंगा होगा। ये यूएस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि टैरिफ लगाने का असर उसकी अपनी जनता पर हो। अब यूएस में टैरिफ लगाने का जो मकसद था उसका, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा, उनका मकसद था कि भाई अपना उनका रेवेन्यू इकट्ठा हो और जो लोकल मार्केट है, इंडस्ट्री है, वो बूस्ट करे, वो उसका पर्पस है। लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होता। ट्रम्प ने ये बहुत बड़ी गलती की है कि वहां पर पहले वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती, सप्लाई चेन वहां पर बनती, उसके बाद वो टैरिफ लगाते, वो किया। दूसरा, जहां तक शेयर मार्केट का इश्यू है, शेयर मार्केट एक टेम्परेरी फिनोमेना है। कारण क्या है कि शेयर मार्केट सेंटीमेंट से चलती है और हम कह रहे हैं कि इतने लोगों का नुकसान हो गया, तो जो उनका पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू कम हुई है, भला अगर वो बेचते हैं तो उसका नुकसान होगा। इसलिए ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे चलता है, चाहे इंटरनल कंडीशन हो चाहे एक्सटर्नल कंडीशन हो। आज एक्सटर्नल कंडीशन के कारण शेयर मार्केट में बवाल है, निश्चित रूप से है, और उसका करेक्शन भी होगा और वो ठीक हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? चाइना को। हम तो सिर्फ जीडीपी का अपने 4%, मतलब बहुत कम चीजें जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हम ट्रेड सरप्लस में है, हमें उसका फायदा है। अब अगर हम इस चीज में से ही अपना फायदा सोच लें कि जो चीजें बाकी कंट्री से यूएस में और महंगी होगी ज्यादा टैरिफ के कारण, अगर उसी को लेकर यहाँ पर सरकार थोड़ी सी प्रोएक्टिव वो हो चुकी है और उसको फोकस किया जाए और वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, तो चाइना से सस्ता सामान भारत से यूएस को मिलेगा तो वो खरीदेगा। अब ये दिक्कत जो है चाइना उसकी यूएस की है कि उसके महंगा सामान, हमसे या तो सस्ता उसको सामान कहीं से मिले तब तो है, अगर नहीं मिलेगा और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। वहां पर लोग इतने आलसी हैं कि वो आज वो लेबर का काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अल्टीमेटली उसको दूसरे देशों पर जो है डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। और भारत के ऊपर एक प्रवक्ता जो है वो कमेंट कर रही थी कि दोस्ती, आप दोस्ती का एक अलग इशू है और जो बायलैटरल चीजें हैं वो अलग, लेकिन उस दोस्ती के कारण ही आज यूएस के साथ भारत का बायलैटरल टॉक के ऊपर बात चल रही है। वहां के मंत्री यहाँ हैं टैरिफ को डिस्कस करने के लिए और उस पर बायलैटरल ट्रेड के लिए ऊपर बात चल रही है ताकि इसका रास्ता निकाला जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई असर भारत पर पड़ेगा, बल्कि भारत इस चीज का लाभ ले सकता है कि जो दूसरे देशों का सामान
यूएस को महंगा मिलेगा, उसको एज ए सप्लाई चेन अगर हम शुरू करते हैं तो हमें एडवांटेज पोजीशन होने वाली है। ठीक है सोनी राणा, बड़ी महत्वपूर्ण बात अश्विनी राणा ने कही। आर्थिक विश्लेषक हैं मनीष शर्मा, हयात उमर और जय शुक्ला जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत तीनों मेहमानों का। मनीष शर्मा की तरफ रुख करेंगे। मनीष शर्मा, अभी अश्विनी राणा आर्थिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कुछ इस तरीके से साउंड कर रहे हैं कि आपदा में अवसर, दूसरे लोगों के लिए ये टैरिफ आपदा हो सकता है लेकिन हमारे लिए अवसर हो सकता है। जैसे कोरोना में आपदा में अवसर बहुत सारे लोगों ने उठाया, बनाया और अपने आप को डेवलप किया, और बाद में तरह तरह के उद्योग, तरह तरह की चीज़ें डेवलप हुई, नए नए बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। कोरोना में भी लोगों ने स्थितियों को लेकर किया। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो हम ये जो टैरिफ है ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगा और भारत को कोई प्रत्यक्ष तौर पर बहुत कोई नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा है। भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, अगर आप कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। मनीष शर्मा। नहीं, इसमें मैं इसमें देख तो पहले समझना है कि दुनिया भर में कहीं निर्यात करने के चलते कहीं महंगाई बढ़ेगी, तो जहां से निर्यात हो रहा होगा वहां पे जो उत्पादन को रोकना पड़ेगा। तो जहां महंगाई बढ़ेगी वहां संकट अलग होगा, और जहां लोग उत्पादन कम करना पड़ेगा, चूंकि आपके निर्यात को कम करना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने की क्षमता उन देशों में नहीं होगी, क्योंकि टैरिफ के चलते वो बढ़ जाएगी। तो पूरी दुनिया में जो है आप देखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादन कम होंगे, लोगों को निकालना पड़ेगा। अब ये बात आप कह सकते हैं कि उनको ज्यादा नुकसान होगा, हमको कम नुकसान होगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आपको इसमें बहुत सकारात्मक आप अगर बात देख रहे हैं तो हमको लगता है कि ये गलत पद्धति है। पूरी दुनिया मंदी की तरफ जाएगी, अमेरिका भी उससे नहीं बचेगा। अमेरिका जो है उसके सामने भी संकट आएगा। एक बात तो मैं आपसे इस मामले में इसको ये कहना चाहता हूं कि इसको इस रूप में ही समझा जाए। दूसरी बात समझा जाए कि हम जिसको अवसर देख रहे हैं, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो हालत है, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग की हालत है, भारत में जो पूरी जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जो आप हिस्सेदारी है, उसमें मोदी काल में कोई बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखी है। वो वहीं टिकी हुई है, वो बराबर संकट में है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास हम इस फील्ड में जैसे मास्टर, चाइना ने एक उत्पादन हब बना हुआ है, चाइना जिसे प्रोडक्शन का हब बना हुआ है, चाइना जिसे प्रोडक्शन का हब बना हुआ है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो प्रोडक्शन का हब बने हुए हैं, लेकिन भारत तो प्रोडक्शन का हब अभी नहीं बन पाया है। उसने जो एक कोशिश की थी कि भारत जो है उत्पादन का, प्रोडक्शन का सेंटर बने, वो 10 सालों में उसमें कोई उस तरह की खास प्रगति नहीं हुई है। तो अगर अवसर होता भी मान लीजिए, तो हम क्या लोगों को दे पाते? हमारी मैन्युफैक्चरिंग उस हालत में है नहीं कि हम दूसरे देशों के साथ, तीसरे देशों के साथ, चौथे देशों के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि एक बात ये भी एक समझनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसका भी पीछे केवल व्यापार घाटा नहीं है। ये जो उन्होंने टैरिफ थोपा है उसके जरिए एक और वो रास्ता निकालेंगे। वो पहले दबाव बनाया है टैरिफ बढ़ा करके, फिर सामने वाले देश को टेबल पर बैठाएगा, फिर उसके साथ शर्त रखेगा। जैसे डेनमार्क से कह रहा है कि हमको जो है ग्रीनलैंड दे दो, भारत को कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र खोल दो हमारे लिए। जैसे वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि हमको तुम्हारा पूरा जो खनिज है जमीन के अंदर, वो तुमको हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा। तो वो केवल टैरिफ का भी मसला नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि इस दौर में वैश्विक जो संस्थाएं हैं, किसी दौर में जिनको अमेरिका ने ही बनाया था, WTO हो या विश्व बैंक हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, उन सारी संस्थाओं को अप्रासंगिक बना दिया। वो जो खोल था थोड़ा ऊपर से कि संयुक्त राष्ट्र संघ तय करेगा, WTO के माध्यम से तय होगा, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ट्रंप ने ले लिया। और पूरी दुनिया में इस टैरिफ वार के जरिए वो एक बार फिर से आदिम संचय की तरफ ये अमेरिका बढ़ने जा रहा है। हर देश के जो बड़े महत्वपूर्ण जो संसाधन है, इस टैरिफ का धमकी देकर, इस टैरिफ का दबाव बनाकर उन देशों के उन संसाधनों पे पूरी दुनिया में अमेरिका जो है कब्जा करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इसलिए ये जो चुप्पी है भारत की, ये जो चुप्पी है चिंता में डालने वाली है। ठीक है। ये जो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भारत के बारे में, टैरिफ किंग है, दोस्त है लेकिन धोखा दिया है, और अब जो है ये धोखा नहीं चलेगा। आपको हमारे साथ, आप जैसे कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया में, आपने समझिए कि 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। तो उसके ऊपर ट्रेंड उनकी प्रशासन ने क्या कहा है कि बातचीत का तभी कोई मतलब है
जब हमारा व्यापार घाटा जो हो रहा है उसको आप उसको खत्म करो। बातचीत का कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए। हमने जो तय किया है कि हमारा जो व्यापार घाटा है, हमारा जो अधिशेष है, अधिशेष को अगर हमारे 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 पक्ष में चीजें नहीं आएंगी तो उस बातचीत का, तो मेरा ये कहना है कि तमाम मान मनोवल के बावजूद, तमाम सरेंडर करने के बावजूद, सरकार की तमाम चुप्पी के बावजूद कोई रियायत भारत के साथ नहीं हुआ है। इस बात को एक बात और समझ लिया जाए, 400-500 बिलियन डॉलर का चाइना से उसका व्यापार है, आपका 40-45 बिलियन डॉलर है, उस हिसाब से वो लगा रहे हैं टैरिफ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भारत का टैरिफ उन्होंने कम लगा दिया है। व्यापार घाटा उनका सबसे ठीक है। ज्यादा चाइना के साथ है, तो उनके साथ वो 54% कर दिए हैं। आपके साथ व्यापार घाटा कम है तो आपके साथ जो है 26% है। ठीक है। तो ये कोई दोस्ती का मसला नहीं है, ये उन्होंने बहुत ही एकदम सधी हुई, बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया भर के देशों पे जैसे वो टैरिफ लगा ठीक है रहे हैं, मनीष। कोई उसमें दोस्त नहीं है, कोई उसमें दुश्मन नहीं ठीक है। है। उनकी उनकी व्यापार घाटा ही जो उसे वहां से खड़ा होकर के सारा चीज कर ठीक है। रहा मैं खेमचंद शर्मा की तरफ रुख करूंगा। खेमचंद शर्मा मैं आ रहा हूं। खेमचंद शर्मा उस पार्टी से आते हैं जो जिसकी सरकार है देश में। खेमचंद शर्मा बहुत निर्छीर विवेकी तरीके से, नो हाइपरबोलिक, हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सारे लोगों से मेरा निवेदन है, एक तो यह है कि जब एक बोले तो दूसरा इंटरप्ट नहीं करेगा, और मुझे विशेषाधिकार है। खेमचंद शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप क्या किसी प्रकार की कोई चुनौती देख रहे हैं भारत के सामने इस टैरिफ वार को लेकर या टैरिफ को लेकर? खेमचंद शर्मा, आवाज आपकी मिल नहीं रही है, कृपया अनम्यूट करें। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है अब? जी बोलिए कृपया। बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, गंभीर विषय रखा है, और मैंने इस विषय के लिए थोड़ी पढ़ाई भी की है। जी देखिए, हमारा जो मेरे को आइडिया है, लगभग 95 से 100 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार यूएस के साथ होता है, और उसमें से सर्विस सेक्टर का एक मेजर पार्ट है। मैं भी खुद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, आईटी में काम करता हूँ। 60 से 65% के आसपास सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर पे इस टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं, अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है कि अगर वहां पे मंदी आती है तो आईटी में स्पेंडिंग कम होगी, आईटी में स्पेंडिंग कम होगी तो हमारी कंपनी पे इम्पैक्ट भी आ सकता है। पॉजिटिव भी है कि वहां पे जब रेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनियों पे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने के बाद उनको कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग करनी है तो आईटी एक ऐसी सर्विस एक सेक्टर है जो उनकी कंपनी की कॉस्ट को कम कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर सकता है टेक्नोलॉजी ला के। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आईटी कंपनीज पे भी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो 60-65% तो हमारा जो एक्सपोर्ट यूएस को होता है उस पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट इस टैरिफ का नहीं है। बाकी जो बचता है, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स है या ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर में भी जैसे टाटा की कंपनी है जैगुआर, हम पार्ट्स बनाते हैं जैगुआर के। बाकी हमारी जो गाड़ियां हैं वो यूएस को एक्सपोर्ट भी नहीं होती। जैगुआर जैसी गाड़ी एक्सपोर्ट होती है, और वो भी कहां से होती है? यूके से होती है। हम पार्ट्स बनाते हैं यूके की कंपनी के लिए, और यूके की कंपनी एक्सपोर्ट करती है जैगुआर टाटा के थ्रू यूएस को। अब उस पार्ट्स सेलिंग में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, श्योरली आएगा, लेकिन मेजर इसलिए नहीं आएगा कि यूके पे सिर्फ और सिर्फ 10% टैरिफ है। तो इंडिया को मैं जो देखता हूं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, थ्रेट कम। चैलेंज है, श्योरली चैलेंज है, क्योंकि पूरा विश्व इसमें डिस्टर्ब हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये ड्रास्टिक चेंज है। लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखता हूँ। आईटी सेक्टर में भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। जहां प्रेशर आता है कॉस्ट का, वहां आईटी की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, नए प्रोजेक्ट इनिशिएट होते हैं। आज एआई आया हुआ है, और एआई की वजह से, ऑटोमेशन और एआई की वजह से कंपनियां ज्यादा से ज्यादा, इंडियन जो कंपनीज है उनको एंगेज कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट बनवा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके अपनी कॉस्ट को कम करने का प्रयास कर रही है। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि हमें और ज्यादा काम मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का, पर्टिकुलरली जो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, हम हब बन चुके हैं। पहले हमारा $1 बिलियन के आसपास का ये था, आज 10 बिलियन के आसपास हम मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में हो चुके हैं। मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं, चिप मेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी संभावना है फर्दर एफडीआई की, इन्वेस्टमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग की। चाइना पे जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, और चाइना ने जिस तरीके से रिवर्स टैरिफ यूएस के प्रोडक्ट्स पे लगाया है, तो ट्रंप ने क्या बोला है कि मैं अभी और बढ़ा दूंगा। अगर ऐसी बात चलती है तो ये प्रोबेबिलिटी है, और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है इंडिया में शिफ्ट होगा।
इंडिया में शिफ्ट होगा तो इंडिया अब रेडी है, इंडिया के पास इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की इंटेंशन है। अब मैं जो कह रहा हूँ कि 1 बिलियन से 10 बिलियन तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, उसका कारण है जो पीएलआई स्कीम चलाई थी, प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनियां अट्रैक्ट हुई और उन्होंने अपना काम किया। हाँ, मेडिसिन जो है हमारी, उन पे इम्पैक्ट होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट इमीडिएटली होगा, लेकिन मेडिसिन क्या है, कंपलसरी आइटम्स है। कंपलसरी आइटम पे 19-20 तो इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मेरे को मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन तो मेरे को खरीदनी है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए। अब उसमें ये हो सकता है कि मैं पहले डेली मेडिसिन ले रहा हूँ, या फिर जो सब्स्टिट्यूट है तो उसमें थोड़ा कम कर दूं, लेकिन लूंगा तो सही। क्या क्वेश्चन आता है कि इंडियन मेडिसिन से क्या सस्ती किसी और की होगी? अभी तो हालात लग नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने यूरोप पे भी टैरिफ लगाया है, चाइना पे भी टैरिफ लगाया है, बाकी कंट्रीज पे भी टैरिफ लगाया है। तो हमारी जो मेडिसिन है जो हम मैन्युफैक्चरिंग करके वहां भेज रहे हैं, वो दूसरों से महंगी होंगी ऐसा मेरे को नहीं लगता है। हाँ, अभी क्या है, इम्पैक्ट सब पे है, बट ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि भारत के हर एक सेक्टर को फायदा होगा। हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इस मानसिकता के साथ रहना चाहिए कि हम अपने आप को बेटर करेंगे, क्वालिटी में भी बेटर करेंगे, ठीक है। कॉस्ट में भी हम बेटर करेंगे, और आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपने आप को तैयार रखेंगे। ठीक बात है। एक ब्रेक का इशारा हमारे सहयोगी ने कर दिया, तो मैं एक ब्रेक पर जाना चाहता हूं। लेकिन खेमचंद शर्मा ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई इसमें वो अवसर ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत निर्छिर की तरीके से उन्होंने बताया कि हाँ, अगर ये कोई कहे कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो ये झूठ है। इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उस इम्पैक्ट को कैसे हम सकारात्मक रूप से परिवर्तित करके उसका लाभ ले लें, इसे जो हमारे ऊपर एक संकट आया है उसको अवसर में बदल दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या दुनिया ट्रेड वार की तरफ बढ़ रही है? मंथन में एक सबसे बड़ा सवाल। और अगर इतिहास को देखें, अगर कालांतर में पीछे जाएं, तो जब भी ट्रेड वार हुआ है तो फिर वर्ल्ड वार हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक जबरदस्त ट्रेड वार हुआ था, क्योंकि जब व्यापारिक हित ही कहीं ना कहीं संघर्ष का कारण बनते हैं। और ये बहुत चिंताजनक है जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, भारत पर भी 26% लगाया है। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी तर्क ये भी है कि भाई दवा जिसको लेनी हो लेगा। भारत की दवाएं अगर दूसरे देशों से सस्ती होंगी तो चाहे 26% टैक्स के बाद भी लोग खरीदेंगे। दवाएं सबसे एसेंशियल चीज़ें हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन भारत को इस जो संकट है इसमें भी अवसर दिख रहा है, वो भी सत्ताधारी दल के लोगों को दिख रहा है। सरकार को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं और इससे हम अवसर क्रिएट करेंगे। अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन ये खाम-खां एक तरीके से इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, इस तरह के निर्णय, इस तरह के फैसले। तो क्या हमें इसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और हमने अब तक कोई प्रतिरोध नहीं किया है। क्या ये एक डिप्लोमेटिक मूव है भारत का? अजय शुक्ल देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, ये दोनों सवाल आपसे ही हैं कि क्या ये डिप्लोमेटिक मूव है सरकार का कि हम कुछ ना बोलें और आगे हम चीज़ों को लेकर अच्छे से जाएं, और क्या इस संकट को अवसर के रूप में आप देख रहे हैं? अजय जी, मैं इस संकट और उसको किस तरह से देखूं, इसमें पहले तो हमें एक लाइन इस पर ही बात करनी पड़ेगी कि ये टैरिफ की बात जब ये कही जाती है कि सभी देशों पर तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, और कहा जाता है कि भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत की जो है इकोनॉमी बहुत ये है और सारी चीजें। तो साहब, जब हम तुलना करते हैं कि चीन से, जापान से और दूसरे तमाम सारे कंट्रीज से, तो भारत ठीक कहां रहा है? अमेरिका की 30.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और जो चीन है उसकी भी करीब 20.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है,
उसके बाद में इसी तरीके से जापान हो गया या दूसरे हो गया, जर्मनी हो गया, भारत आया। तो साहब हम उस जगह यदि तुलना कर रहे हैं कि उनको तो नुकसान होगा, तो हमारी हैसियत क्या है? हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है वो $2000 जो है $2000 नहीं है प्रति, और दूसरे तमाम कंट्रीज की यदि हम अमेरिका की बात करें, दूसरे की बात करें, तो वहां $88 है, $88,000। तो अब आप अंतर को यूं देख सकते हैं। बहरहाल अब मैं आ जाता हूं आपदा में अवसर पे। साहब बिल्कुल आपदा में अवसर होता। आप अपने देश के अंदर भारत की मार्केट में जितना प्रोडक्शन आप दिखा रहे हैं कि मेड इन इंडिया दिखा रहे हैं, आप असल में मेड इन इंडिया नहीं है, आप असेंबल्ड इन इंडिया। आप जाते हैं चाइना से वैध अवैध दोनों तरह के कंटेनर्स आ रहे हैं, उन कंटेनर से आए सामान को यहां हम कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, हम इतना मोबाइल बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं। साहब हमारे यहां का जो प्रोडक्शन है निगेटिव में चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम बर्बाद है। हमारे एमएसएमई इसी कारण से हिंदुस्तान के अंदर इतनी भयंकर तादाद में बंद हुए। तो साहब हम किस चीज की आपदा के अवसर की बात करते हैं? हमारे यहां जिस तरह से जीएसटी और दूसरे टैक्सेस की मार छोटे व्यापारियों पे पड़ी है, उसके बाद में क्या वो उस लागत का, कॉम्पिटिटिव लागत का बना पाएगा कि हम दूसरे मार्केट में जाकर के कर सके कि हम पर जो 26% टैरिफ लगने के बाद में हम क्या करेंगे? फिर तीसरी चीज आती है कि दुनिया के हर देश ने अपनी आपत्ति जताई जी। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसकी यह हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हमारा प्रधानमंत्री टैरिफ का टा बोल दे। 56 इंची यही लोग कहते हैं, जो 56 इंची कहते हैं। मणिपुर की बात आती है, मणिपुर का मां नहीं बोल पाते, महंगाई का मां नहीं बोल पाते, चीन का चा नहीं बोल पाते, अमेरिका की तो बात ही छोड़ दीजिए साहब। और यह स्थिति है कि हमने सब ने वह वीडियो देखा था, मुंह पर ट्रंप ने जिस तरह बेइज्जत किया, मुझे हेनरी किसिंजर की वह किताब याद आ जाती है, जो अमेरिका का मुख्य सुरक्षा सलाहकार था, विदेश मंत्री भी था, और साथ ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने भी अपनी किताब में एक चीज मानी है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी और निक्सन के साथ बात कर रही थी, तो हमें उनसे गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो ऐसे बात कर रही थी जैसे स्कूल का हेडमास्टर अपने स्टूडेंट्स से बात करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा था जिस हेनरी किसिंजर के पांव छूने नरेंद्र मोदी 2019 में उसके घर गए थे। खुद नरेंद्र मोदी ने वह फोटो ट्वीट किया है। अब आप इससे समझ सकते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, जब हम भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, तो वो चीन में जाके बैठ गया और चीन से बोला आपको क्या चाहिए, हम सब देंगे, आप भारत पे अटैक कर दो। डीप स्टेट का जो मुखिया था वो शख्स से मिलने जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं। चलिए छोड़िए, अब आइए हम चूंकि टैरिफ पे बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया से ज्यादा हम पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सभी देशों ने जो उनका टैरिफ था अभी कम नहीं किया। हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप ने बुलाया नहीं था, निमंत्रण नहीं दिया था अपने शपथ ग्रहण में, तो साहब हमारा प्रधानमंत्री वहां जाना चाहता था तो कैसे खुश करके जाए, अनऑफिशियल गए थे। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को एक जूनियर क्लास के अफसर ने रिसीव किया था, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने रिसीव नहीं किया था, मंत्री ने रिसीव नहीं किया था। अब मैं यहीं पे कहता हूं कि स्थिति क्या होती वहां जाने के पहले कि कैसे ट्रंप खुश हो जाए। हम अपने देश के में 26 ऐसे अमेरिकी प्रोडक्ट आते थे जिन पर हम टैरिफ लेते थे, हमने टैरिफ या तो खत्म कर दिया या हमने उसमें बहुत कम कर दिया। हमने अमेरिका के डांटने के पहले ही अपने आप बजट में कम कर दिया। हुजूर, हमारा देश क्या इतना बड़ा, हमने अपनी संप्रभुता खो दी है।
कि कोई दुनिया की ताकत हमको ये कहेगा। आप याद करिए 1949 पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत संबोधित लंबा कर बात रहे हो थे गया है। अमेरिकी कांग्रेस को, Can I respond, और please? अमेरिकी संसद नहीं, आपको देंगे, आपको दे रहे हैं, आपको दोनों को मौका दे रहे हैं। पहले इधर हो जाने दीजिए, मैं दे रहा हूं। कर रहे थे और अब गलत देखिए शर्मा जी, मैंने कहा करिए, मैंने आपको रोका नहीं। जितना आप बोलना चाहते थे मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको रोका नहीं कि ना बोले। आपने समाप्त किया तो उनको बोलने दीजिए, आपने समाप्त किया तो बोलने दिया, मैंने आपको रोका नहीं, उनको बोलने दीजिए। आप जवाब दीजिएगा, बिंदुवार आप जवाब दीजिएगा। मैंने कांग्रेस को मौका नहीं दिया, बोलने दीजिए उनको। जहां का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री ठीक जाता है, है, दोबारा नंबर ही नहीं आएगा उनका, टाउन बाउंड क्या होगा, दोबारा नंबर ही नहीं आता ना। ठीक है, अजय जी कंप्लीट करिए जल्दी से। भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब जाता है तो छाता लेके राष्ट्रपति रीगन चलिए चलता छोड़िए, अब आज टैरिफ पे बात करते हैं, छाता वाता आज छोड़ हमारा दीजिए। प्रधानमंत्री जब देश के ऊपर आर्थिक हमला हो रहा है बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ठीक है होगा? अजय जी कंप्लीट करिए। हयात उमर सीधे बिंदुओं पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब कौन छाता लेकर गया कौन नहीं गया वो अलग बात है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो साफ तौर पर दिख रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक अलग तरीके से नरेट भी की जाती हैं। तो छाता और उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे आज हमें चिंता है अपने देश की कि भाई हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अजय जी ने उसके राजनीतिक कारण बहुत सारे बता दिए, बहुत सारी चीज़ें कर दी। हमें सीधे सीधे चिंता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। हयात उमर, अगर आप अपनी बातचीत को इकोनॉमी और इसी के इर्द गिर्द रखेंगे तो मुझे लगता है चर्चा बेहतर चलेगी। राजनीति पे नहीं जाता हूँ जी, राजनीति पे बिल्कुल नहीं जाता हूँ, और मैं इसको पूरी तरह से इकोनॉमी पे ही फोकस रखता हूँ। पूरा जो चल रहा है आज जी, तो एक तो चल क्या रहा है उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, पहली बात ये समझना चाहिए कि चल क्या रहा है। वो सबने कमोबेश सारे भी हमारे जितने पैनलिस्ट से सहमत होंगे, ये एक तरह का इकोनॉमिकल वार है, ये एक तरह की जंग है, आर्थिक जंग है, जो अमेरिका ने शुरू तो चीन के खिलाफ करी, मुख्य रूप से चीन के खिलाफ करी है। बाकी देश अपना अपना धीरे धीरे उसमें शामिल हैं। भारत कहां पे, भारत की स्थिति या हमारे देश की स्थिति या हमारी इकोनॉमी की स्थिति के लिए, भारत में देश में हमारी इकोनॉमी की स्थिति है कि साहब हम तो बेकसूर हैं और गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाएंगे जी। अब आप समझिए पहले कि हम गेहूं की तरह घुन की तरह कैसे पिस जाएंगे। दो तरह से चीजें, इसके दो इफेक्ट हैं। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट ये कि सब हमारा जो इंपोर्ट है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इस टैरिफ बार में पूरी तरह से अफेक्टेड होगा। हमारा इंपोर्ट अमेरिका से जो ज्यादातर है वो क्या है, बड़ी उसमें हिस्सा 50% से ज्यादा का हिस्सा, 60% से ज्यादा हिस्सा हमारा वो हथियार है, डिफेंस सेक्टर है। उसको हम कहीं से कर्टेल नहीं कर सकते हैं, उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा सकते। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो हमारा अपना ही नुकसान है। ठीक, अमेरिका को उसके अलावा हमारे पास और कुछ बहुत नहीं आता। दूसरा, एप्पल वगैरह जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, वो इंडिया प्रोडक्शन हो रहा, उल्टा रिवर्स जा रहा है। यानी कि हम आज तारीख में डिक्सन टेक्नोलॉजीज या दूसरी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में प्रोडक्शन लेकर के यूएस को ढेर रही है। अब यूएस ने जो टैरिफ लगा दिया है इंडिया से जाने वाले माल पर, उसका इफेक्ट क्या आएगा। जाहिर सी बात है कि वो वहां पे इकोनॉमी को अपने मजबूत करने के लिए जो लगा रहे नहीं, लेकिन हयात उमर इस अब जवाब दीजिएगा तो इस बात को ध्यान रखिए, जैसे खेमचंद ने कहा कि 65% जो सर्विस सेक्टर है हमारा और वो आईटी है। तो क्या खेमचंद जी बताएंगे कि क्या सर्विस सेक्टर पे टैरिफ नहीं लगा है? नहीं, अभी खेमचंद जी के पास जाएंगे, तो खेमचंद जी के पास जाएंगे। अपनी बात कंप्लीट करिए, नहीं तो चर्चा डिरेल हो जाएगी। अभी अब अपनी बात भी लगा है, और यही वजह है कल मार्केट में सबसे ज्यादा गिरने वाली जो कंपनीज थी उसमें से दो ही सेक्टर थे, ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर। तीसरा सॉफ्टवेयर नहीं था, तीसरे नंबर पे था फिर हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो तीन सेक्टर ही हमारे इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमें समझना होगा पहले कि हमारी इकोनॉमी है क्या। हमारी इकोनॉमी दो तरह की है। एक तो हम कंज्यूमर इकोनॉमी, हम उपभोक्ता वाली इकोनॉमी है। हम प्रोडक्शन उत्पादन वाली इकोनॉमी नहीं, हम उपभोक्ता वाली इकोनॉमी है। दूसरे, हमारी इकोनॉमी का जो मेन प्रोडक्शन है वो है सर्विस सेक्टर, यानी जो हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं।
आईटीएस, उसमें मेन चीज है आईटीएस, यानी कि इंटरनेट एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं। तो जो इनेबल्ड सर्विसेज है उन पर जो टैरिफ लगेगा वो इसीलिए हो रहा है कि ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। जो वहां के एम्प्लॉयमेंट यहां पर एक्सपोर्ट कर जाता है, जो यहां से आउटसोर्स कर जाता है, वो वही रहे नौकरियां, इसीलिए लगाया गया टैरिफ है, वरना टैरिफ की जरूरत ही क्या थी। तो इससे हम इफेक्टेड नहीं रहेंगे, ये तो बड़ी बचकाना सोच है। अब इसका स्पाइरल इफेक्ट होगा। शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी आ रहे हैं। अब जवाबी कीर्तन मत करिए, शर्मा जी आ रहे हैं। ये आज जवाबी कीर्तन वाला विषय नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, छोड़ दूंगा, बोलिएगा, आप ही खत्म भी कर दीजिएगा इसको। जी जी बोलिए। देखिए, एक इसका तो स्पाइरल इफेक्ट, स्पाइरल इफेक्ट ये है कि जब पूरे वर्ल्ड में टैरिफ वार है तो हर देश अपना अमेरिका से तो लड़ नहीं पा रहा है। अब जाहिर बात है कि या तो अपने आप प्रोडक्शन को कर्टेल या जो अपना प्रोडक्शन है उसको कहीं डंप करेगा। भारत से अच्छा बाजार, डंपिंग ग्राउंड, भारत से अच्छी उपभोक्ता, भारत से ज्यादा बड़ा उपभोक्ता, भारत से ज्यादा बड़ा बाजार पूरे विश्व में कहीं नहीं। पूरा यूरोप एक तरफ है और हम अकेले। तो ऐसे में क्या होगा कि चाइना जैसे देश भारत को डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम चुपचाप सिर्फ और सिर्फ असहाय होकर के सिर्फ तमाशा देख सकेंगे अगर हमने इसको अभी से नहीं रोका। अगर हमने, हमारा क्या होना चाहिए यहां पर, हमें फौरन अपने इस एंटी डंपिंग चीज से बचने के लिए ड्यूटी लगानी चाहिए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए और सीधे सीधे जो अमेरिका हमारा चीज है उसको छोड़ करके हमारा फोकस चाइना, वियतनाम, कोरिया, इन जैसे देशों की तरफ होना चाहिए कि वहां से मेरी तरफ, ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ सारी चीजें जो वहां जो अब यूएस नहीं जा पा रहा है वो अब ऐसा तो नहीं हमारी तरफ भेज दिया जा रहा है। सस्ती चीजें यहां पे डंप कर दी जा रही है ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री पूरी तरह से फिनिश हो जाए। समझना पड़ेगा, बड़ी चिंता है, ये बड़ी चिंता है। ठीक है, ठीक है, हाथ मैं लौटूंगा। एक छोटा सा कमेंट, कांग्रेस के नेता हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुमति यादव, आपके पास भी आ रहा हूं। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है कि भाई बहुत दिक्कत हो गई, बड़ी चीजें हो गई। भाई अल्टीमेटली तो पूरे विश्व के सामने समस्या है और भारत सरकार लगातार बातचीत कर रही है ट्रंप सरकार से, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि लग रहा कि कभी आपकी सरकार थी और ये मामले बिल्कुल चुटकियों में हो जाया करते। ऐसा तो था नहीं, नेगोशिएट हर जगह होना है, बातचीत करनी है। कोई ऐसा थोड़ी है कि जाके कोई माफिया है बुलडोजर से उसका घर गिरा देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग सकारात्मक रूप से क्यों नहीं इन चीज़ों को देखते हैं और कांग्रेस पार्टी सजेस्टिव क्यों नहीं रहती? सुमति यादव, देखिए, सवाल ये है कि मोदी जी जो कहते थे कि लाल लाल आंखें क्यों नहीं दिखाते हैं, तो वो मोदी जी आज बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि छोटे छोटे देश हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही इस पे। और दूसरे, आप ये देखिए कि इनके मित्र हैं, उनका ये व्यापार प्रभावित होता है तो ये श्रीलंका दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आज की देश में हर देश जो है अच्छे से प्लानिंग करके वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसे शांत हो गए हैं जैसे पता नहीं हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपकी चिंता रिएक्शन है या आपकी चिंता देश है, ये बताइए आप हमको। नहीं, भाई मोदी जी को देश की चिंता है, आपको रिएक्शन की चिंता है। हमें, अरे देश की, भाई आप ऐसी बात समझिए ना, मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बीजेपी के अकेले वो नहीं है नेता। हाँ, तो उनको देश की चिंता है तो कर रहे हैं चीजों को। देश की चिंता होती तो कुछ कहते सुनते, तो वो तो कुछ बोल ही सुन नहीं रहे हैं। आप ऐसे देखिए ना, भाई बहुत सारे लोग ना बोलते हुए बहुत कुछ करते हैं। हो सकता है मोदी जी बहुत गंभीर कोई काम कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो कि भाई जब हो जाएगा तब बता देंगे हम। बताइए, अभी ऐसी क्या आपातकाल आ गया था कि मोदी श्रीलंका पहुंच गए? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि श्रीलंका चले गए मोदी जी? तो मोदी जी ऐसी स्थिति में खड़े हो गए हैं कि ना वो उन पर निगलते मर रहा है, ना उन पर उगलते मर रहा है। आज हमारी वित्त मंत्री जी हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, प्लानिंग करनी चाहिए थी, पता लगी वो भी साहब विदेश दौरे पे चली गई हैं। तो ये तो सरकार बिल्कुल कुछ चंद अफसर हैं उनके भरोसे छोड़ दी गई है। लॉबिंग करने गई है विश्व में। सुमति यादव दुनिया के देशों से बातचीत करने गई, कैसे हम अपने आर्थिक स्थिति और प्लान वगैरह कैसे करेंगे। क्या आप लोग भी, कोई नेता जाता है तो आप ये सब बातें करने लगते हैं आप लोग? रेसिप्रोकल वो क्या कहते हैं, जो है अमेरिका तो टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो अमेरिका जाती है, वहां क्यों गई है? जो है ये तो अभी हयात उमर कह रहे हैं ना कि अमेरिका को छोड़ दो, अब दूसरे देशों की लॉबिंग करो और ये कोशिश करो कि हम कैसे फायदा उठा सकें और डंपिंग यार्ड ना बने हमारा देश। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें सरकार नहीं बताती है, बहुत गोपनीय चीजें होती हैं, तो उनको कर रही हूं।
मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। कम से कम एक देश की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए इन्हें कुछ तो कहना चाहिए था। बिल्कुल अच्छा, ही ऐसी मतलब क्या बात आपकी हो गई? चिंता है कि मोदी जी ट्रंप पर फायर हो जाएं और कुछ उलझुल कर दें जिससे देश हमारा संकट में आ जाए, आप ये चाहते हैं? नहीं नहीं, देश को संकट में हम कतई नहीं डालना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तो ये है कि ये कम से कम भाई देश की मान प्रतिष्ठा का सवाल आ रहा है ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप भी तो उसको कुछ जवाब ठीक है, दो। ठीक नहीं है। तो वर्ड में ये मैसेज जाएगा मैं कि मैं बिल्कुल पूछता हम तो हूं, डर गए। खेमचंद शर्मा से पूछता हूं, किससे विश्व में गलत संदेश जा रहा है? खेमचंद शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। एक तो तत्काल छोटा सा जवाब दीजिएगा, इसका बहुत लंबा मत लपेटिएगा, ये जो अभी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जो मूल बड़ा गंभीर प्रश्न हयात उमर ने उठाया कि भारत कहीं डंपिंग यार्ड तो नहीं बनने जा रहा इस सारी चीज़ों को लेकर, और जो उन्होंने कहा, जैसे आपने एक बात कही कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है उसमें 65% हम यही काम करते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हयात उमर ने आपकी बात पर रिएक्ट किया है कि नहीं नहीं ये गलत बात है। तो एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा ये कि भारत डंपिंग यार्ड ना बने, कबाड़ खाना ना बने। देखिए, मैं हयात भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है और बहुत सारी चीज उन्होंने क्लियरिटी के साथ रखी। लेकिन आईटी सेक्टर पे अभी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, टैरिफ नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये फिजिकल आइटम्स पे है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा कि अगर वहाँ फंडिंग कम होती है तो हो सकता है कि हमें कम काम आए। और मैं तो ऐसा पॉजिटिव सोचता हूँ, 20 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूँ, कि जब प्रेशर आता है तो आईटी में स्पेंडिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि आईटी ही है उनकी जो कॉस्ट को कम कर सकता है, कम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकता है। आईटी के अलावा कोई भी सेक्टर नहीं है जो कम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकता है। अगर बड़ी वैसी सिचुएशन आई तो हमें और काम मिलेगा। कांग्रेस तो नॉन सीरियस है। कितने बार पहले श्रीलंका प्रधानमंत्री जी गए जो अभी एकदम से सीधा सीधा भाग गए, तो मैं उस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, डंपिंग यार्ड ना बन जाए, कि चाइना जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वियतनाम जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो सारा का सारा भारत में भेज दे। मैं आपको बताऊं, जो वो यूएस के लिए प्रोड्यूस करता है, वो एक्सपेंसिव आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी प्रोड्यूस करते हैं, जो उनको हमारे यहाँ पे भेजना है वो ऑलरेडी भेज रहे हैं, वो यूपीए काल से ही भेज रहे हैं, और उसको 19 हो सकता है। और हमारी गवर्नमेंट भी रेडी है। हमारी गवर्नमेंट ने भी चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, और हम आगे इंक्रीज भी कर सकते हैं। हम डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। उनका जो कंसर्न है उसको वेल टेकन है। वो गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। जहां हमें मौका मिलेगा वहां भी हम रखेंगे। हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने एक सकारात्मक तरीके से उस बात को रखा है, सकारात्मक तरीके से हम उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन अजय भाई ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। हमारी क्या औकात है? हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये हमारी औकात है। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये हमारी औकात है। हम कहाँ खड़े हैं? हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब हम कुछ ऐसा बोले, हम ऐसा रिएक्ट करें कि हमारे, अब जब हम सभी से नेगोशिएट कर पा रहे हैं, चाइना हमसे कह रहा है लेट्स जॉइन आवर हैंड टू फाइट अगेंस्ट यूएस, यूरोप कह रहा है हमसे बात करो। आज हम सबके साथ टेबल पे बैठे हुए हैं, नेगोशिएट करके अपने फायदे के लिए हम काम कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, डील ले सकते हैं, डील कर सकते हैं। उस समय हम उल जलूल बातें करें, एग्रेसिव बातें करें। मैं उस पर भी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो करते रहें। ये भी चाहते हैं कि कोई उल जलूल बातें और हमारे मार्केट ये कहने चले जाइए। सुमत यादव प्लीज, सुमत यादव, नो, सुमत यादव, बीच में नहीं। आज खेमचंद शर्मा ने बहुत धैर्य से सुना, उनको बोलने दीजिए। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। मैंने इसलिए आपको जवाब भी नहीं दिया सुमित भाई। तो ऐसी बातें ऐसे सीरियस मैटर में करना बहुत ही गलत है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए इस समय भारत क्या कर रहा है। भारत यूएस का 0% प्रेशर लेता है जब उसको रसिया से ऑयल खरीदना है। खूब खरीदा हमने, उसका खूब बेनिफिट उठाया। विषम परिस्थितियों में भी हमारी इकोनॉमी बची रही, क्योंकि हम लोगों ने सस्ता फ्यूल लिया। हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उसकी वजह से आया। यूएस लाख चिल्लाता रहा, यूरोप भी कहता रहा। हम बल्कि सस्ता लेके उसको प्रोसेस करके, और उसके जो रिफाइंड आइटम्स हैं हम यूरोप में बेच रहे हैं, यूएस में भी बेच रहे हैं ना। जब हमें अपना करना है तो कर रहे हैं। अब एक और चीज है। अब बोले कि भाई हम क्यों नहीं टैरिफ लगा रहे। हयात भाई ने बड़ा अच्छे तरीके से बोला, अरे हमारा जो मेजर इंपोर्ट है वो क्या है, वो डिफेंस है, उस पर हम टैरिफ लगा के क्या करेंगे। अरे कुछ तो बुद्धि से बात करें। हम उनसे इंपोर्ट क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी पे हम टैरिफ लगाओ। आम लोग थोड़ी कंज्यूम कर रहे हैं। हम वहां पे जो दे रहे हैं वो मैक्सिमम वो आइटम है जो वहां पे आम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे लिए ये है कि वो सर्विस के रूप में, तो उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है। डायरेक्टली इंपैक्ट
जहां मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, वहां पे है, वो वहां पे प्रोडक्ट को डंप कर रहा है। मैं खुद यूएस गया हुआ हूँ, वो कपड़ों से लेके जूते चप्पल ये वो से लेके गाड़ियों तक वहां पे डंप कर रहा है, लग्जरी गाड़ी तक वहां पे चाइना डंप कर रहा है। तो उस पर मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। इवन हमारा जो टाटा मोटर है क्यों रिकवर कर रहा है, टाटा मोटर वो सिर्फ पार्ट्स बना रहा है जगुआर के लिए, और जगुआर एक्सपोर्ट होगा यूके से, और यूके पे 10% टैरिफ है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, इम्पैक्ट है लेकिन मेजर इम्पैक्ट नहीं। मैं एज ए सकारात्मकता के साथ मैं ये सोचता हूं हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, ऑटोमोबाइल अपॉर्चुनिटी। आवाज बाधित है खेमचंद शर्मा की, माइक ठीक करें शर्मा जी। कुछ व्यवधान है, अब मुझे लगता है कि बहुत समय बचा नहीं इस कार्यक्रम में। एक छोटा सा रिएक्शन मनीष शर्मा से। मनीष शर्मा, खेमचंद शर्मा लगातार कह रहे हैं कि भाई चीज़ें, खेमचंद शर्मा कंप्लीट करिए जल्दी से। खेमचंद शर्मा सॉरी, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, व्हाट्सएप कॉल आ गया था तो आवाज जल्दी से पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कीप इन्वेस्टिंग, जब भी गिर रहा है इन्वेस्ट करिए। आने वाले 6 महीने में, साल भर में आपका पोर्टफोलियो 1.5 से 2 गुना होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, एक छोटी छोटी टिप्पणी मनीष शर्मा जल्दी से। जी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि देखिए, खेमचंद जी जो कह रहे हैं उलूल जुलूल न बोला जाए, बात उलूल जुलूल का नहीं है। बात यह है कि अगर कोई कहेगा भारत को सीधे, अगर ट्रंप कहेंगे कि भारत ने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, तो क्या हम इसका जवाब नहीं देंगे? अगर वो कहेंगे कि भारत टैरिफ किंग है, तो क्या हम नहीं बोलेंगे? अमेरिका अगर डब्ल्यूटीओ के नियमों को, डब्ल्यूटीओ को ठेंगा दिखा रहा है, डब्ल्यूटीओ के हिसाब से ही व्यापार संचालन होता था पूरी दुनिया में, उसको अप्रासंगिक बना दिया, तो ये जो गलत कर रहा है, क्या हम गलत नहीं बोलेंगे? ये उलूल जुलूल कहां से हो गया? सही सुनो है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा मनीष शर्मा? हम सही सुनो है जी, हम सही सुनो हैं, सही सुनो हैं। ना ये सहिष्णु नहीं है, ये बहुत ही माने सरेंडर होना है। ये बहुत ही गलत को गलत न कहना, गलत को गलत न कहना, जल्दी से कंप्लीट और अन्याय को अन्याय न कहना, ये सहिष्णु होना नहीं होता है, इसको सरेंडर करना बोलते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात कह रहे थे कि भारत में अभी जो सबसे ज्यादा ज्वेलरी का, जो आप देखिएगा गुजरात से लेकर के वो पूरा इलाका था, वो लगभग बर्बाद हो गया। आप समझिए जो कपड़ा है कम से कम 10-12 कोई मुझसे आज कह रहा था, मेरे एक साथी कह रहे थे कि सोना सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता हो गया। कपड़ा है जो, कपड़े का जो मामला है, कपड़ा जो यहां से बहुत बड़े पैमाने पर हम करते थे, वो लगभग बहुत संकट में चला जाएगा। और सबसे ज्यादा है जो डेयरी उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, वो हम बड़े पैमाने पर वहां भेजा करते थे, वो बहुत संकट में पड़ने जा रहा है। तो मेरा ही कहना है, और आप देखिए कि भारत का जो शेयर मार्केट गिरा है, एक दिन में 19 लाख करोड़ चला गया भाई। और उसमें भारत की जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो भौतिक उत्पादन करती हैं, जो भी निर्माण क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनका शेयर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर, टाटा है, महिंद्रा है, सारे लोगों का नीचे चला गया। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि इस टैरिफ वार में वो प्रत्यक्ष तत्काल भी नुकसान बहुत तुरंत हुआ है, और लॉन्ग टर्म उसके सामने और संकट खड़ा होने वाला। थैंक यू। अजय जी, एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। पहले तो मैं एक चीज कहता हूं कि एक बात ये कह रहे थे कि आईटी इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ेगा। कल का जो है बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए, कल के बिजनेस स्टैंडर्ड्स में विशेषज्ञों की राय के समेत है कि इसी साल भारत में आईटी इंडस्ट्री का जो सारा काम, चूंकि हमारा अमेरिका से हम आउटसोर्स सर्विस ही करते हैं, तो उसमें हमारे लाइसेंस रिन्यूएबल होने हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है इन्वॉल्व है। अब आप ये समझ लीजिए, यदि उसमें हमारा थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो हमारे देश के करोड़ों युवाओं की नौकरियां चली जाएंगी, जो आज हम बेरोजगारी में दुनिया के सबसे बड़े देश है, हमारे पास आबादी। थैंक यू। और बोलो करोड़ों लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। इसके अलावा नहीं, अरे यार आप क्या गारंटी देते हो? आपका प्रधानमंत्री गारंटी देता है, आज तक झूठी साबित हुई है। हर गारंटी बोलने लगते हो, गलत है, ये गलत बात है भाई। आप बोलने दो ना, आप कुछ कह रहे हो तो उसको रोक नहीं रहे, ये गलत बात है। तो कह नहीं रहा हूं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अजय भाई को मैंने इसलिए डिस्टर्ब आप या तो आपके प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी है, आपकी गारंटी पे क्या भरोसा करें? ठीक है, गलत बात है शर्मा जी, बिल्कुल गलत बात। आप गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीर चर्चा को आप डिरेल मत करिए। ठीक है, अजय जी कंप्लीट करिए जल्दी से।
चलिए, तो मैं एक बात ये डेटा के साथ बता रहा हूं जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने कल के ही अखबार में छापा है। सेकेंड चीज बस मैं कह के खत्म करूंगा। दूसरी चीज ये है, इकोनॉमिकली जो हम जितने सामान, चाहे पार्ट्स हो, चाहे दवाएं हो, चाहे जो कुछ, और हम जितनी दवाएं हिंदुस्तान के अंदर बनाते हैं उसके लिए जो पाउडर इस्तेमाल होता है वो चाइना से आता है। यह बात भूल जाइए। हम जो कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम क्या किसको बिजनेस दे देंगे? हमने क्या किया, रसिया से ले करके हमने तेल रिफाइन करके भेज दिया, लेकिन वास्तव में भारत का प्रोडक्शन नहीं था वो, और इसी कारण से हम अपने यहाँ दाम नहीं कम कर सके। लाभ ने, हम चाइना को लाभ देंगे, वो पाउडर चाइना से आता है, भारी रेट की जो स्थितियां होंगी, थैंक यू अजय जी, हमारे देश का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद अजय जी। हयात उमर, एक 20 सेकंड में, जल्दी से, बस 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। हयात सुन नहीं पा रहे हैं आपको, हम जल्दी से 20 सेकंड में खत्म करिए कार्यक्रम, मुझे खत्म करना। देखिए, हमने कहना कि सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने यही है कि आज अमेरिका का जो इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर हो रहा है, तो सभी दुनिया के सभी देश अपना रास्ता तलाशेंगे, क्योंकि अपने प्रोडक्शन तो ओपन नहीं करेंगे, तो वो नए बाजार खोजेंगे या जो एग्जिस्टिंग बाजार हैं उनको बढ़ाएंगे, वहां पे अपना माल ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश करेंगे। और भारत चूंकि एक बाजार की पूरा एक बाजार है, हमारा पूरी इकोनॉमी बाजार बेस्ड है, उपभोक्ता बेस्ड है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा है कि हमारा देश सस्ते सामान से या उससे पट जाएगा, और हमारी जो देसी इंडस्ट्री है, जो देसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो छोटा उद्योग है, वो खास करके छोटे उद्योगों पर या मीडियम उद्योगों पर, एसएमई सबसे बुरी मार पड़ने वाली है। बेरोजगारी का भी यही इफेक्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, खेमचंद शर्मा, अजय शुक्ला और सुमत यादव, मनीष शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बड़ी सार्थक चर्चा हुई, बहुत सारे पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, लेकिन जो तस्वीर मंथन में निकल कर आई है वो ऐसी तो नहीं है कि हम फिक्रमंद ना रहें, हमें चिंता करनी होगी। बहुत सारे सेक्टर पे असर पड़ेगा, हम शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें निगाह रखनी होगी, हमें मतलब सरकार को, और एक कठोर निर्णय भी हमें लेने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।